स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नॉलेज हब में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी ये पहली सीरीज है। और इस सीरीज में हम कांग्रेस की हिस्ट्री की टाइमलाइन फ्रॉम 1885 टू 1918 तक कवर अप करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो फॉर्म होती है ऑन 28 ऑफ दिसंबर 1885 बाय अ रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो ये सोच के कांग्रेस को बनाया था कि वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा जहां पे सिविल और पॉलिटिकल डायलॉग हो सके अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड होती है एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। ठीक है, जहां पे 72 डेलीगेट्स अटेंड करते हैं उस मीटिंग को। और वहां पे खुद एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एज अ जनरल सेक्रेटरी रहते हैं और उमेश चंद्र बैनर्जी को वहां पे इलेक्ट किया जाता है एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अगर हम बात करें फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के अलावा दो और मेंबर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एज अ फाउंडिंग मेंबर। वो हैं विलियम विदरबर्न एंड जस्टिस जॉन जार्डिन। और इसके अलावा अगर हम बात करें डब्ल्यू सी बैनर्जी के बारे में, दैट इज उमेश चंद्र बैनर्जी के बारे में, तो ये दो बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक 1885 में, दूसरा 1892 में। अगर हम 1885 वाला इनका टेन्योर का बात करें, तो ये उस टाइम फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं ऑफ द कांग्रेस। और 1885 में ये सेशन को अटेंड करते हैं ऑफ बॉम्बे। पहला सेशन जो होता है वो बॉम्बे में होता है ऑफ द कांग्रेस। फिर दूसरा जो इनका 1892 वाला टेन्योर में जो सेशन होता है वो होता है इन इलाहाबाद। ये इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में होता है। तो अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ड्यूरिंग 1886 एंड 1893। और 1886 के टेन्योर में कैलकाता कॉन्फ्रेंस होता है और 1893 के टेन्योर में लाहौर सेशन होता है। अब इनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो हम देखने वाले हैं। दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक थे दादा भाई नौरोजी। उनको भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। 4 सितंबर 1825 को मुंबई के एक गरीब पारसी परिवार में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। अभावों के बीच उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने लगी। लंदन में उनके घर पर वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र आते जाते रहते थे। गांधी जी भी उनमें से एक थे। मात्र 25 वर्ष की उम्र में एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट में लीडिंग प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने ज्ञान प्रसारक मंडली नामक एक महिला हाई स्कूल और 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। वर्ष 1855 तक दादा भाई नौरोजी ने मुंबई में गणित और दर्शन के प्रोफेसर के रूप में काम किया। बाद में वो कामा एंड कंपनी में साझेदार बनने के लिए लंदन चले गए। वर्ष 1859 में उन्होंने नौरोजी एंड कंपनी के नाम से कपास का व्यापार शुरू किया। लंदन में रहते हुए दादा भाई ने 1866 में लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने भारत में कांग्रेस की राजनीति का आधार तैयार किया था। उन्होंने कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन में मदद की थी। बाद में वर्ष 1886 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस वक्त उन्होंने कांग्रेस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। वे गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के सलाहकार भी थे। वर्ष 1892 में हुए ब्रिटेन के आम चुनावों में लिबरल पार्टी के टिकट पर दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा और जीतकर भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश सांसद बने। उनकी महान कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कही जाती है। उन्होंने शिक्षा के विकास, सामाजिक उत्थान और परोपकार के लिए बहुत सी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया। वे प्रसिद्ध साप्ताहिक राष्ट्र गोफ्तर के संपादक भी रहे।
दादा भाई नौरोजी सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते थे। उनका कहना था कि हम समाज की सहायता से आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें भी पूरे मन से समाज की सेवा करनी चाहिए। 30 जून 1917 को 92 वर्ष की उम्र में दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ। उनकी जयंती के अवसर पर संसद में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। दादा भाई नौरोजी के बाद आते हैं बदरुद्दीन तायब जी। बदरुद्दीन तायब जी जो है 1887 के टाइम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं और इनके टेन्योर में मद्रास कॉन्फ्रेंस होता है ड्यूरिंग 1887। सो बदरुद्दीन तायब जी के बाद आते हैं जॉर्ज यूल, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट बनते हैं ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कब बनते हैं? तो ये बनते हैं इन 1888 और इनके टाइम में इलाहाबाद सेशन होता है। सो जॉर्ज यूल के बाद आते हैं अब विलियम विदरबर्न। जी हाँ, आपने सही सुना, विलियम विदरबर्न। ये वही विलियम विदरबर्न है जो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो है प्रेसिडेंट रहते हैं ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1889 देन इन 1910। और इनके टाइम में बॉम्बे सेशन होता है इन 1889 में और 1910 में इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस होता है। विलियम वेदरबर्न के बाद आते हैं फिरोज शाह मेहता और ये 1890 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं और इनके टाइम में जो है कलकत्ता सेशन होता है। और यही नहीं, ये एक लीडिंग लॉयर रहते हैं इन दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और इनको अपने काम के लिए बहुत ही हाई रैंक्स दिए जाते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फिरोज शाह मेहता के बाद अब आते हैं आनंदाचार्लू। आनंदाचार्लू 1891 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं और इनके टाइम में नागपुर सेशन होता है 1891 का। Now, आनंदाचार्लू के बाद आते हैं अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं इन 1894 और इनके टाइम में जो है मद्रास कॉन्फ्रेंस होता है। तो अल्फ्रेड वेब के बाद आते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अगर हम सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का बात करें तो ये दो बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं इन 1895 एंड इन 1902 में। और अगर हम बात करें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की तो इनके टेन्योर में स्पेशली इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1895 पूना सेशन हुआ था और 1902 में अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस हुआ था और इनको लोग राष्ट्रगुरु के नाम से बुलाते थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बाद आए रहीमतुल्ला एम सयानी। रहीमतुल्ला एम सयानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे इन 1896 और इनके टेन्योर में कलकत्ता सेशन होता है 1896 में। और ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये सेकंड मुस्लिम थे जो प्रेसिडेंट बने ऑफ कांग्रेस। और ये एक फॉलोअर थे ऑफ आगा खान और खोजा कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। रहीमतुल्ला एम सयानी के बाद अब आते हैं सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं 1897 में और इनके टाइम में अमरावती में कॉन्फ्रेंस होता है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो है वो उस टाइम के ओनली केरलाइट थे जिनको ऐसा पोजीशन दिया गया था। मतलब पोजीशन देने का इन द सेंस इनको प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला ऑफ कांग्रेस। और इसके अलावा ये एक लॉयर थे, जूरिस्ट थे और एक्टिविस्ट थे अपने प्रोफेशन से। और ये जो है सेल्फ गवर्नेंस की ज्यादा बात करते थे और ये नहीं चाहते थे कि हम लोग कोई फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रूल किए जाए। सी शंकरन नायर के बाद अब हम आते हैं आनंद मोहन बोस के ऊपर। आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं इन 1898 और ये जो थे ये बैरिस्टर थे बाय प्रोफेशन। बैरिस्टर इन द सेंस ये एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन। और ये जो है इनके टेन्योर में मद्रास कॉन्फ्रेंस हुआ था इन 1898। आनंद मोहन बोस के बाद अब हम आते हैं रोमेश चंद्र दत्त के ऊपर। रोमेश चंद्र दत्त जो है वो 1899 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इनके टाइम पे लखनऊ कॉन्फ्रेंस होता है ऑफ 1899। और इसके अलावा ये एक खुद सिविल सर्वेंट थे, एक राइटर थे और ये ट्रांसलेट किए थे महाभारत और रामायण को दूसरे लैंग्वेज में। और इसके अलावा ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन भी थे। तो रमेश चंद्र दत्त के बाद अब हम आते हैं सर नारायण गणेश चंदवारकर के ऊपर। सर नारायण गणेश चंदवारकर जो थे वो 1900 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं और इनके टेन्योर में लाहौर में सेशन होता है
और ये जो है बहुत बड़े वेस्टर्न इंडिया के हिंदू रिफॉर्मर थे। मतलब वेस्टर्न इंडिया में ये हिंदू हिंदू रिलीजन में बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए, और ये जो है ये पार्ट थे ऑफ द बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, और इनको बाद में बहुत सारे हायर रैंक दिए गए बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो चंदा वारकर के बाद अब आते हैं दिनशा इदुल्जी वाचा। दिनशा इदुल्जी वाचा 1901 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, और ये जो है इनके टेन्योर में कोलकाता सेशन होता है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वाचा के बाद आप आते हैं लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष 1903 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, और इनके टेन्योर में कॉन्फ्रेंस होता है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन मद्रास, और ये एक लीडिंग बंगाली बैरिस्टर थे। बंगाली बैरिस्टर का मतलब ये एक बंगाली एडवोकेट थे। सो लाल मोहन घोष के बाद अब आते हैं हेनरी जॉन स्टिडमैन कॉटन। हेनरी जॉन स्टिडमैन कॉटन वो प्रेसिडेंट है ऑफ कांग्रेस इन 1904 में, और इनके टेन्योर में कॉन्फ्रेंस होता है एट बॉम्बे, और ये सबसे लॉन्ग सिविल सर्वेंट थे, और इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक थे टुवर्ड द सेंटिमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। सो हेनरी जॉन स्टिडमैन के बाद अब आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब गांधी बाहर से आते हैं इंडिया में तो उनको हर एक असिस्टेंस, हर एक एडवाइस गोपाल कृष्ण गोखले ही प्रोवाइड करते हैं, और ये 1905 में इलेक्ट होते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और इनके टेन्योर में बनारस में कॉन्फ्रेंस होता है, और ये एक मॉडरेट ग्रुप के लीडर रहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि उस टेन्योर में दो पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो चुकी थी, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल वाले वो लोग थे वो जो ये सोचते थे कि अगर हम कोऑपरेट करें विद द ब्रिटिशर्स, मतलब अगर ब्रिटिशर्स के जैसे बोले वैसे अगर हम करें तो ब्रिटिशर्स हमें आज़ादी देंगे। लेकिन गरम दल वाले वो नेता थे जो ये सोचते थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स को अपोज करें, उनके बातों को ना माने, तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी आज़ादी को ले सकते हैं। तो इस वे में डिवाइड हो गया था कांग्रेस, और उसी में ये नरम दल के नेता थे, और महात्मा गांधी को सारी असिस्टेंस भी इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। और आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो क्लिप है वो देखते हैं। 9 मई 1866 कोटलुक रत्नागिरी तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले को एक प्रखर समाज सुधारक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। राजाराम हाई स्कूल कोल्हापुर और एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में शिक्षित गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से एक थे। इन्होंने भारत में सेल्फ रूल के विचार का प्रचार किया था और उन देशवासियों की आवाज बने थे जो ब्रिटिश हुकूमत से आजादी चाहते थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और न्यायविद महादेव गोविंद रानाडे गोखले जी के गुरु थे। रानाडे के साथ इन्होंने पूना सर्वजन सभा में काम करना शुरू किया, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रमुख राजनीतिक संगठन था। गोखले जी अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, जिससे अंग्रेजों के साथ संवाद करने में इन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। उदारवादी गुट का नेतृत्व करते हुए गोखले तत्कालीन संस्थानों और सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर सुधार लाने के हामी थे। अगर इनकी राजनीतिक करियर और उपलब्धियां देखें तो 1889 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव से पहले तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1908 में इन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। 1909 के मिंटो मॉले रिफॉर्म्स में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो अंततः कानून में शामिल हुआ। गोखले जी जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ थे। इन्होंने महिलाओं की मुक्ति और शिक्षा के लिए कई जरूरी पहलें भी की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1912 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था, जहां इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी से मुलाकात की
और उन्हें भारत आकर भारतीयों के अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष की बागडोर संभालने का न्योता दिया था। गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और इस चुनौती को स्वीकारा था। और जैसे कहते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। गोखले जी जीवन पर्यंत देश सेवा करते रहे। 19 फरवरी 1915 को इनका निधन हो गया। भारत के इस महान सपूत की पुण्यतिथि पर राज्यसभा टीवी की विनम्र श्रद्धांजलि। गोपाल कृष्ण गोखले के बाद अब आते हैं रस बिहारी घोष। तो रस बिहारी घोष जो हैं 2 टेन्योर के लिए बनते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो ये 1907 में भी रहते हैं, 1908 में भी रहते हैं, और 1907 में इनके टेन्योर में सूरत में कॉन्फ्रेंस होती है, और 1908 में इनके टेन्योर में मद्रास में सेशन होता है। और बाय प्रोफेशन ये एक पॉलिटिशियन थे, एक लॉयर थे, एक एक्टिविस्ट थे और एक फिलांथ्रोपिस्ट थे। और इसके अलावा ये जो है एक मॉडरेट ग्रुप, मॉडरेट यानी नरम दल के नेता थे, जो बिल्कुल ही खिलाफ थे ऑफ द गरम दल यानी एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलिज्म के खिलाफ थे बिल्कुल ये। तो रस बिहारी घोष के बाद अब आते पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस में 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक 1909 में और एक 1918 में। तो 1909 में जब ये प्रेसिडेंट थे तो उनके टेन्योर में लाहौर में कॉन्फ्रेंस होती है, और 1918 में जब ये प्रेसिडेंट रहते हैं तो उस टाइम दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होती है। और ये फाउंडर है वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, दैट इज BHU। BHU के फाउंडर भी यही हैं, और इनको जो है महामना टाइटल दिया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और यही नहीं, इसके बाद इनको भारत रत्न भी दिया गया इनके वर्क के लिए। अब इनके ऊपर एक छोटा सा क्लिप है नेक्स्ट स्लाइड में। भारत ही नहीं, दुनिया भर में अपनी उच्च शिक्षा के लिए विख्यात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय न केवल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बल्कि बड़े शिक्षाविद और एक दूरदृष्टा के तौर पर जाने जाते हैं। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनमें उनकी परिकल्पना ऐसे छात्रों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे महामना मदन मोहन मालवीय ने विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा के महत्व को समझ लिया था और वे एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे। 1886 में कोलकाता में कांग्रेस के दूसरे सत्र में अपने पहले विचारोत्तेजक भाषण के तुरंत बाद ही मालवीय जी राजनीति में आ गए थे। 1909 से 1933 के बीच वो 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मालवीय जी ने 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन से लेकर अपनी अंतिम सांस तक स्वराज्य के लिए कठोर तप किया। चौरी चौरा कांड में 170 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें से पंडित जी ने 151 को छुड़ा लिया। मालवीय जी न केवल कांग्रेस के नरम और गरम दलों के बीच की कड़ी थे, बल्कि गांधी युग में कांग्रेस में हिंदू मुसलमानों एवं उनके विभिन्न मतों में सामंजस्य स्थापित करने में लगे रहे। मालवीय जी ने 1916 में वसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महान स्तंभ बन गया। प्रयाग के भारती भवन पुस्तकालय और मिंटो पार्क के जन्मदाता, बाढ़, भूकंप, सांप्रदायिक दंगों व मार्शल लॉ से त्रस्त दुखियों के आंसू पोंछने वाले मालवीय जी को ऋषिकुल, हरिद्वार, गोरक्षा और आयुर्वेद सम्मेलन तथा सेवा समिति, बॉय स्काउट तथा अन्य कई संस्थाओं को स्थापित अथवा प्रोत्साहित करने का श्रेय प्राप्त है। हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर मालवीय जी हमेशा सजग रहे। अपनी पहल से उन्होंने हिंदी उद्धारणी सभा का शुभारंभ किया। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मालवीय जी ने 1908 में अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई। बंगाल और स्वदेशी आंदोलन के पृथक होने के मद्देनजर मालवीय जी ने भारतीय जनमानस की राय को व्यक्त करने के लिए एक अंग्रेजी दैनिक को प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस की। मालवीय जी के प्रयास के चलते 1909 में एक अंग्रेजी दैनिक द लीडर का शुभारंभ हुआ। मालवीय को हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति उनके समर्थन के लिए भी याद किया जाता है। वो दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के शुरुआती नेताओं में से एक थे। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के साथ आधुनिक तकनीकी और राजनीतिक प्रगति के सम्मिश्रण से भारत को जगत गुरु बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमेशा प्रतिबद्ध रहे।
उनकी इसी प्रतिबद्धता को देखकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महामना कहा था। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना के सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। महामना एक युग प्रणेता थे। महात्मा गांधी खुद को महामना का पुजारी कहते थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में महामना एक सच्चे कर्मयोगी थे। ऐसे युग पुरुष को भारत रत्न जैसा सम्मान देकर सरकार ने उनके योगदानों को विशिष्ट स्थान देने की कोशिश की है। डीडी न्यूज। तो मदन मोहन मालवीय के बाद अब आते हैं बिशन नारायण दार, जो 1911 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं और इनके टेन्योर में कलकत्ता में सेशन होता है। बिशन नारायण दार के बाद अब आते हैं मधोलकर। मधोलकर 1912 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं और इनके टेन्योर में कांग्रेस का सेशन होता है बंकीपुर में। मधोलकर के बाद अब आते हैं नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, जो 1913 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और इनके टेन्योर में कराची में सेशन होता है। सैयद मोहम्मद बहादुर के बाद आते हैं भूपेंद्र नाथ बोस। भूपेंद्र नाथ बोस 1914 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और इनके टाइम में जो सेशन होता है वो मद्रास में होता है। तो भूपेंद्र नाथ बोस के बाद अब आते हैं लॉर्ड सत्येंद्र प्रशाना सिन्हा। तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रशाना सिन्हा जो है 1915 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और ये पहले पहले तालुकदार बने ऑफ रायपुर। और इनके टेन्योर में जो है कॉन्फ्रेंस होती है इन बॉम्बे 1915 में। और यही नहीं, ये पहले इंडियन बने जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शुमार हुए। तो सिन्हा के बाद अब आते हैं अंबिका चरण मजूमदार। सो अंबिका चरण मजूमदार 1916 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और इनके टेन्योर में हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन होता है बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और यही नहीं, इसके अलावा जो है कांग्रेस और कांग्रेस के जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं दोनों वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं। तो मजूमदार के बाद एनी बेसेंट बन जाती हैं कांग्रेस की नई प्रेसिडेंट इन 1917 और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनती है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनके टाइम में कलकत्ता सेशन होता है। सो एनी बेसेंट के बाद वापस से बन जाते हैं मदन मोहन मालवीय एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1918। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।